नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को लंबी बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। अब बस राष्ट्रपति की फाइनल मोहर का इंतजार है। लेकिन संसद में पारित होने के बाद से वक्फ बिल के साइड इफेक्ट कुछ पार्टियों में दिखने लगे हैं। दरअसल ये मोदी सरकार के लिए बड़ी जीत है, लेकिन बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मोदी सरकार का वक्फ बिल पर समर्थन करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में टूट मची है। कासिम अंसारी, मोहम्मद शाहनवाज मलिक समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। जेडीयू के 4 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन नेताओं के इस्तीफे से नीतीश कुमार को चुनावों में नुकसान होगा? क्या आरजेडी इसे मुद्दा बनाने में कामयाब होगी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से जेडीयू पार्टी में मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, क्या इससे उन्हें आने वाले चुनावों में नुकसान होगा? देखिए, चुनावों में नुकसान होगा या नहीं होगा, ये चुनाव के परिणाम से पहले कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये परसेप्शन होता है कि किसका दबाव किसके ऊपर ज्यादा काम करता है और वो दबाव आप कैसे स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक इस दबाव में रही कि हमको बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर इतना ही दबाव रहा कि देखिए भाई, आपको कहा जाता है आप सॉफ्ट लीडर हो, तो सॉफ्ट बनने की कोशिश करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बना पाई, अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। ये दबाव था। ऐसा नहीं है कि वाजपेयी जी के समय में या उससे पहले आडवाणी जब आक्रामक रुख अपनाए थे, उस समय भी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के समय या उससे पहले जनसंघ के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान थे। लेकिन दबाव जरूर बनाया जाता था कि नहीं, आपको हार्डकोर हिंदुत्व की नीति पर नहीं चलना है। वो दबाव में आ गए और दबाव में आने का नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। इसी तरीके से कांग्रेस के ऊपर हमेशा दबाव बनाया जाता रहा कि आपको मुसलमानों की राजनीति करनी है। वो दबाव में बनी रही, लेकिन उस दबाव का कोई फर्क चुनावों में पड़ा ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जब जब चुनावों में ये दबाव में भी बनी रही तो मुसलमानों ने यही देखा कि हमारे पास विकल्प कौन सा है। जब तक कांग्रेस विकल्प अकेले विकल्प थी, तब तक मुस्लिमों का वोट मिलता रहा कांग्रेस को। आज भी जहां अकेले वो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहां उसको मिल रहा है समर्थन। केरल में उसे समर्थन मिल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी को भी समर्थन मिल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। लेकिन जहां कोई और पार्टी, रीजनल पार्टी आ गई जो कंपटीशन कर सके मुस्लिम राजनीति करने में, वहां पर कांग्रेस अभी भी खत्म है। राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े बिहार के अंदर, तो क्या मुसलमानों में कंफ्यूजन नहीं होगा? हमेशा कहा जाता है मुस्लिम वोट बट जाएंगे। इतनी पार्टियां हिंदू पार्टियां कही जा सकती है क्योंकि उसके नेता हिंदू हैं। ये हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती, लेकिन वोट तो लेती है। अगर यादवों की एक पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल हो या अखिलेश यादव की पार्टी हो, या अगर मांझी की पार्टी है, अगर पासवान की पार्टी है, ये हिंदू जातियों की तो पार्टी है। कभी ये बात नहीं कहा गया कि हिंदू की पार्टियां इतनी सारी है तो हिंदुओं का वोट बंटता है। ये कहा गया जरूर। ओवैसी की एंट्री हुई, मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे। किसे फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को। तो ये परसेप्शन की लड़ाई है। नीतीश कुमार उस दबाव को झेल पाते हैं या फिर उस दबाव के सामने झुक जाते हैं। पहले ये झुकते रहे हैं। जैसे 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी, इसमें कौन सा बड़ा अंतर दिखाई पड़ा नीतीश कुमार के लिए? क्या वाजपेयी जी की सरकार जब बनी केंद्र में, उस समय ये सहयोग कर रहे थे, तो उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार बनी कैसे? अगर राजीव गांधी को हराने के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी थी जनता पार्टी की, तो उस समय ही आडवाणी ने यात्रा निकाला, राम रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद के खिलाफ, भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली और उस समय हिंदुत्व की एकता दिखाई पड़ी, तो नीतीश कुमार को यह नहीं लगा था कि ये कट्टर हिंदुत्व की राजनीति हो रही है। या आडवाणी जी को लौह पुरुष कहा जाता था, कट्टर हिंदू नेता। तो उस समय नीतीश कुमार को नहीं लगा।
उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया, इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जेल में डाल दिया था लाल कृष्ण आडवाणी को। उस समय सारी पार्टियां एक ही थी, जनता पार्टी की सरकार केंद्र में। उसके बाद इन लोगों ने कहा मंडल कमंडल की राजनीति, ये मंडल आयोग लाया गया वीपी सिंह के समय में, तो नीतीश कुमार को उस समय अच्छा लग रहा था। फिर जनता पार्टी स्प्लिट हुआ, राष्ट्रीय जनता दल बना। नीतीश कुमार उस समय समता पार्टी बनाकर आए, समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड बनाए थे। तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला, उस समय ये सत्ता में रहे, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी कोई मुसलमानों की राजनीति कर रही थी? जिनके नेता आडवाणी के ऊपर भी, वाजपेयी जी के ऊपर भी मुकदमा चला, उमा भारती के ऊपर मुकदमा चला, बाबरी मस्जिद विध्वंस का, तो इन लोगों के रहते हुए आपको कोई सांप्रदायिक नेता नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया, नीतीश कुमार को लग गया नहीं नहीं अब तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को बताया गया, वो उस दबाव में आ गए कि देखो मोदी के आते ही बिहार में मुसलमान आपको वोट नहीं देंगे। पहले कितने देते थे पता नहीं, पहले भी लालू से नफरत के कारण इनको सवर्णों का भी सपोर्ट मिला, फॉरवर्ड क्लास का, उसके बाद बैकवर्ड में, बीसी में, ओबीसी में, ये सब वर्गों का सपोर्ट मिला। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकारें जितने दिन थी, विकल्प नहीं दिख रहा था लोगों का, छटपटा रहे थे। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी अकेले कर नहीं सकती थी। एक ओबीसी वर्ग से पार्टी उभरी, नीतीश कुमार का अपना जनाधार था, सब मिलजुल कर लालू प्रसाद यादव को हटाना है, इसलिए नीतीश कुमार जीतते रहे। लेकिन इनको लगा मुसलमान हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे की राजनीति है नीतीश कुमार के लिए, तो अभी मुस्लिम लीडर सारे इस्तीफा दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन करना बड़ी बात नहीं है। समर्थन सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, समर्थन चंद्रबाबू नायडू ने भी किया। आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं है, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन नहीं था कि मुसलमान हमें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन वहां पर सपोर्ट करने के बावजूद भी टीडीपी के अंदर विद्रोह नहीं है, इस्तीफे धड़ाधड़ नहीं हो रहे। जयंत चौधरी की पार्टी, ये पार्टी ही कैसे बनी? जन क्रांति पार्टी, फिर लोक दल, ये पूरा जो सफर है, चौधरी चरण सिंह चौधरी, अजीत सिंह और जयंत चौधरी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समीकरण की बात की जाती थी। जब चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी ही इसी आधार पर बनाई थी कि किसानों की पार्टी बनेगी, किसान नेता हम हैं, और किसान मुसलमान भी है, किसान हिंदू भी है, और उसमें जाट और मुसलमानों का समीकरण रहेगा तो कांग्रेस को हम हरा सकते हैं। लेकिन वो जाट मुस्लिम समीकरण धीरे धीरे ध्वस्त हो गया। 2012 के दंगे के बाद पूरे जाट जो वहां के हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। इनका मुस्लिम मुस्लिम समीकरण ऐसा ध्वस्त हुआ कि चौधरी अजीत सिंह भाई चुनाव नहीं जीत पाए लोकसभा में, ये जयंत चौधरी भी हार गए। आज उनके ऊपर भी ये दबाव है, उनके भी मुस्लिम लीडर कह रहे होंगे कि आपने क्यों समर्थन किया। वो पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते तय किए कि नहीं भाई अब हमें इसी ओर चलना है। हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके देख लिया, हमने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया, डबल डिजिट तक विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। तभी पहुंच पाए जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार गठबंधन किया था तो विधानसभा में 14 सीटें जीत पाए थे। तो उन्होंने पूरा सफर देखा और उसके बाद लगा नहीं अभी आगे भी भविष्य भाजपा के साथ है, तो कुछ विरोध होगा फिर भी हम संभाल लेंगे। लेकिन दबाव उनके ऊपर भी है, लेकिन इस्तीफे तो नहीं हो रहे। नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार की बात इसलिए हो रही है, इस्तीफे इसलिए दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक ऑरा क्रिएट किया अपने लिए। ये सबसे ज्यादा टोपी पहनकर, साफा बांधकर ये लालू प्रसाद के कंपटीशन में जाया करते थे, इफ्तार में, ये ईदगाह में जाया करते हैं, गांधी मैदान में ईद की शुभकामनाएं देने जाते हैं, हमेशा टोपी पहने हुए इनकी तस्वीर रहती है। मुस्लिम लीडर ने इनको बता दिया कि देखिए हम वोट दिलवाते हैं। ये कौन सी ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी इतना बड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा है और इन लोगों ने क्या कहा, सौगात ये मोदी। अब ये सौगात दे रहे हैं 35 लाख परिवारों तक पहुंचाएंगे। दबाव तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, इन लोगों को सरवाइव करना है और ये बताते हैं कि भाई हम तो दिलवाते हैं वोट, अपने अपने क्षेत्रों में 10% हो, 20% हो, 15% हो, मुस्लिम वोट दिलवाते हैं।
लेकिन फिर भी जब चुनाव दर चुनाव देखा गया कि ये वोट दिलवाने वाली बातें, ये बूथ वाइज सर्वे करके हम पता नहीं कर सकते, लेकिन ये तो देख रहे हैं कि जितने मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जहां 40% 50% मुस्लिम हैं, वहां क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट भी जीत कर आएगा? क्या बिहार से शहनवाज हुसैन नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अगर किशनगंज से टिकट दिया जाएगा तो मोहम्मद जावेद को हरा देंगे, ये कांग्रेस को टिकट से जीतेगा? क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ, केरल में ऐसा हुआ, कर्नाटक में ऐसा हुआ या महाराष्ट्र में ऐसा हुआ? जब पूरे हिंदुस्तान में ये देख रहे हैं तो फिर संभव नहीं है। ये हमें वोट नहीं देंगे, इन्हें भ्रमित कर दिया गया है, इन्हें उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा दिया गया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया तो उसके बाद यहां पर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। जैसे ओवैसी ने अभी भी कहा सेकंड ग्रेड की नागरिक बना रहे हैं मुसलमानों को। अरे भाई, सेकंड ग्रेड का नागरिक तो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर उसी समय बन गया था जिस समय भारत के टुकड़े हुए 1947 में। अगर भारत और पाकिस्तान, यानी भारत से बटकर पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान में भ्रमित किया गया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान या केरल का मुसलमान या फिर बिहार का मुसलमान, जिसको पता था कि सिंध बलूचिस्तान में हम नहीं आते, हम पंजाब में नहीं आते, अगर इन लोगों ने जिन्ना के खिलाफ आंदोलन किया होता, नहीं हमें भारत चाहिए, हम पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, यहां भी मुसलमान झंडा लेकर नहीं हमें चाहिए पाकिस्तान, जैसे मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान का एक जिला हो जाएगा। अरे भाई, ये तो पता था ना कि पंजाब डिवाइड हो रहा है, बंगाल डिवाइड हो रहा है, सिंध मिल रहा है, बलूचिस्तान मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, मेरठ में एक ऐसा जिला नहीं बना दिया जाएगा कि देखो ये पंजाब पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में हो और एक डिस्ट्रिक्ट बिहार के किशनगंज में हो, ऐसा तो होना नहीं था। तो फिर भी यहां के झंडा लेकर उठे तो उसी समय आपने तय कर लिया कि आप पाकिस्तान बनवाए हैं, तो इसलिए आप सेकंड ग्रेड के हो गए। अब कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, ये इसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद आगे उस सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप में आप बेहतर कैसे कर सकते हो ये तय करना पड़ेगा। कोई भी इस्लामिक राष्ट्र हो या फिर दूसरे जगह पर बात करिए, ये जो आदर्शवादी बातें की जाती है और बताया जाता है, ये दुनिया में प्रैक्टिकली संभव नहीं है। पूरा यूरोप कहता है हम डेमोक्रेटिक हैं, सेकुलर है। कोई भी यूरोप का देश है या अमेरिका है, ये कह दे कि वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश नहीं है, और वहां पर क्रिश्चियन के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी दूसरे यहूदी ही क्यों ना हो, जब यहूदियों का नरसंहार होना शुरू हो गया हिटलर के समय में, तो उस समय यह बात नहीं चली कि सेकंड ग्रेड का सिटीजन कौन है। तो वो जितने भी राष्ट्र हैं वो सारे के सारे क्रिश्चियन डोमिनेटेड राष्ट्र हैं, देश हैं, और वो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ही वहां है। वो नहीं कह सकते कि ये हिंदू वहां है तो बड़ा मन बात मानकर चलेगा कि नहीं हमको क्रिश्चियनों की तरह ये व्यवहार मिलेगा और उसी की तरह हम वही सारे अधिकार, वही सारे तरीके अपनाएंगे। दबाव नहीं हो सकता। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में तो मुंडी गिनी जाती है, तो फिर मुंडी जब गिनी जाती है तो दबाव तो उसी का रहेगा जिसकी संख्या भी ज्यादा रहेगी। तो इसलिए इस्लामिक स्टेट जितने हैं, या पाकिस्तान ही है, बांग्लादेश है, वहां पर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहे, ये मार के भगा दिया गया वहां से सिखों को। तालिबान का शासन आया अफगानिस्तान से, सारे तोड़ दिए गए। ये बामियान में बुद्ध की प्रतिमा, ऐतिहासिक प्रतिमा तोड़ दी गई। यहां पर कहते हो कोई ऐतिहासिक मस्जिद नहीं तोड़ी गई है, वैसी ऐतिहासिक मस्जिद नहीं है, वो आपको सऊदी अरब में ही मिलेगी जहां से इस्लाम उठा है। तो इसलिए ये सेकंड ग्रेड नागरिकता, थर्ड ग्रेड नागरिकता, ये सब बातें सिर्फ आदर्शवादी है, ये कहने के, भ्रमित करने के लिए है। सबको अपनी औकात का पता होता है, एक परिवार से लेकर समाज से लेकर देश तक सबको पता है कि हमारी हैसियत क्या है। एक संस्थान में भी सबको पता होता है कि हम किस जगह पर है, कैसी हमारी हैसियत है। तो इतने बेवकूफ तो कोई है नहीं, इसलिए भ्रमित करने की पॉलिटिक्स है। लेकिन नीतीश कुमार इस दबाव में आते हैं या नहीं, अब कुछ दिन के बाद पता चलेगा। तत्काल अभी तो वो शौक में है, बिल्कुल अभी तो लग रहा है मुसलमान जा रहे हैं, छिटक रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे हो रहे हैं, बल्कि जिस तरह के मौलानाओं के जो जहरीले बयान आ रहे हैं वो भी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। देखिए, भड़काने की बात भी है, और नीतीश कुमार के साथ एक दूसरी दुविधा है जी। जैसे अब तक
जब गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है तो लोकसभा या विधानसभा दोनों चुनावों में नीतीश कुमार को कम से कम विधानसभा चुनावों में 20 से 25 ऐसी सीटें दी जाती है जहां पर मुस्लिम फैक्टर होता है। जैसे सीमांचल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी कहती है भाई आप तो मुसलमानों की राजनीति करते हो तो आप वहां चुनाव लड़ो, हम लड़ेंगे तो 0 सीटें आएगी, तो इसलिए नीतीश कुमार को वो सीटें दी जाती है। अब उनके ऊपर यह भी दबाव है कि क्या उन मुस्लिम इलाकों में हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, सारे मुस्लिम लीडर तो भाग रहे हैं, तो वो गठबंधन में मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार बनाने में मुश्किल होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर 120-22 सीटों पर चुनाव लड़ती है या 100 सीटों से ज्यादा 117 सीटों पर ही मिलता है, तो 117 सीटों में 2-4 सीटें ऐसी होगी भारतीय जनता पार्टी के पास जहां चुनाव लड़ रही है, वो मुस्लिम फैक्टर ज्यादा प्रभावित करेगा। ज्यादातर सीटें नीतीश कुमार या चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी का क्षेत्र ही वैसा नहीं है। जीतन राम मांझी के बहुत सीमित क्षेत्र हैं, 8-10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन लोगों के लिए ये लगता है कि भाजपा के साथ साठगांठ कर रहे हैं तो आगे नेगोशिएशन करेंगे, और मुस्लिम वाले क्षेत्र जहां पर हैं वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी अपना उम्मीदवार खड़ा करो और हमें मुसलमान वोट देगा नहीं। तो अगर हिंदू एकजुट होकर नहीं वोट दिए तो फिर हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी, हम वहां पर हार जाएंगे। अगर इन लोगों ने, लालू प्रसाद यादव ने या कांग्रेस ने उन वोटों को ले लिया अपने तरफ, तो अभी नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं, वो सोच विचार कर रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने केवल समर्थन नहीं किया बल्कि लल्लन सिंह जैसा नेता सामने आया और उन्होंने पूरी धज्जियां उड़ा दी लालू प्रसाद यादव से लेकर कांग्रेस तक की वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर। तो नीतीश कुमार को अभी लग रहा है कि उधर जाते हैं, मुसलमानों की बात मानते हैं, तो ये सारे जो नेता हैं जिसको लग रहा है कि हमें तो ऐसे ही जीतना है, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय से इनको जितना मुसलमानों के वोट थोड़ी है, तो ऐसे में इनको लग रहा है उधर जाएंगे तो इधर नेता नाराज होंगे, ऐसा ना हो कि ये सब उठ पुट के चले जाए भारतीय जनता पार्टी में, हमारा लीडरशिप ही खत्म हो जाए, ये सारे जितने हिंदुत्ववादी लीडर हैं वो चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इनको ऐसे कसमकस में डाल दिया गया है कि बीच मझधार में है। जदयू बीच मझधार में नहीं है, नीतीश कुमार बीच मझधार में है कि आगे हम क्या करेंगे। अब कंफ्यूजन 2-4 दिन के अंदर क्लियर होगा और उसके बाद देखते हैं कि नीतीश कुमार कौन से स्टेप उठाते हैं। वो 2014 की तरह पलटी मारते हैं, सोचते हैं, या फिर ये पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उसके एजेंडे पर आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों क्लियरिटी कुछ समय के बाद आएगी, क्योंकि अचानक ये जो शौक लगा है वो शौक खत्म होते होते समय लगेगा। चिंतन मनन तो जदयू के ऑफिस में चल रही है, नीतीश कुमार की भी मीटिंग भी चल रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ कई जगह वक्फ बिल के विरोध में भी लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, तो वहीं मौलानाओं के जहरीले बयान भी आने शुरू हो गए हैं और अब आंदोलन की धमकी दी जा रही है। कोई सड़क से कोर्ट की लड़ाई की बात कर रहा है तो कोई शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहा है। कोलकाता में भी बिल के खिलाफ प्रदर्शन, बिहार में भी राजनीति तेज, मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन भी हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़कों को बंदी बनाने की तैयारी, लेकिन मोदी सरकार भी एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है और अब कानून बन जाएगा। ऐसे में आंदोलन करने वाले मौलाना गैंग को सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।